नमस्कार। मैं विकास यादव, जंतु विज्ञान विभाग, श्री वार्ष्णेय महाविद्यालय, अलीगढ़। फूड और न्यूट्रिशन विषय, जैसा कि आप लोग जानते हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ये को करिकुलर पेपर है जो सभी बच्चों को देना है फर्स्ट सेमेस्टर में। इस विषय के बारे में बच्चों को पढ़ाने के लिए हम लोग वीडियोस की एक सीरीज़ बना रहे हैं और ये उस सीरीज़ में सेकंड यूनिट का दूसरा वीडियो है। सेकंड यूनिट थी हमारी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। एक वीडियो हमने इससे पहले बनाया था जिसमें मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स, ये तीनों मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में हम लोगों ने बात की थी। इस वीडियो से हम लोग माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करना शुरू करेंगे। दो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, दो ग्रुप्स हैं उनके, एक विटामिन और एक मिनरल्स। इस वीडियो में हम लोग विटामिन की बात करेंगे। एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम लोग मिनरल्स के बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था, दो तरह के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, विटामिन और मिनरल्स। विटामिन हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं पिछले वीडियो में। ये दो तरह के होते हैं, फैट सॉल्यूबल जो वसा में घुल जाएं, जैसे कि विटामिन ए, डी, ई और के, ये वसा में घुलनशील विटामिन है। और वाटर सॉल्युबल विटामिन जिसमें आते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी। जो मिनरल्स हैं उसमें कुछ मेजर मिनरल्स जो हमें बड़ी मात्रा में चाहिए, जैसे कैल्शियम और फास्फोरस, हड्डियां बनाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है बड़ी मात्रा में। और कुछ और मिनरल्स हैं जो कि हमें कम मात्रा में ज़रूरत पड़ती है, जिन्हें ट्रेस एलिमेंट कहते हैं, जैसे कि जिंक, आयोडीन वगैरह। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में विटामिन की। हम लोग पढ़ चुके हैं कि विटामिन दो तरह के हैं, फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल। पहले फैट सॉल्युबल विटामिन देखेंगे एक एक करके, उसके बाद हम वाटर सॉल्युबल विटामिन पे जाएंगे। सबसे पहला जो फैट सॉल्युबल विटामिन है वो है विटामिन ए। इसका वैज्ञानिक नाम है रेटिनॉल। अब इसका नाम रेटिनॉल रखा क्यों गया है, वो इसका काम देखेंगे तो तुरंत आपको पता चल जाएगा। ये आपकी दृष्टि के लिए, विजन के लिए बहुत ज़रूरी है। ये हमारी रेटिना में जो सेल्स हैं उनकी स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विटामिन है। रेटिना के स्वास्थ्य के अलावा आपकी त्वचा के स्वास्थ्य को बनाए रखने में भी विटामिन ए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करता है। अब विटामिन ए अगर नहीं होगा तो क्या होगा? विटामिन ए अगर नहीं होगा तो रेटिना को नुकसान होगा, त्वचा को नुकसान होगा। क्या नुकसान होगा? त्वचा सूख जाएगी, ड्राई स्किन होगी, सूखी सूखी सी महसूस होगी। और जब ड्राई स्किन होती है तो वो डैमेज भी हो सकती है, कहीं पर उसमें फट भी सकती है, इन्फेक्शन का रिस्क भी बढ़ जाता है। जो रेटिना का डैमेज है उसकी वजह से जो बीमारी होती है उसका वैज्ञानिक नाम है ज़ीरोप्थेल्मिया, जिसको हम सामान्य बोलचाल की भाषा में रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। जिन लोगों को ज़ीरोप्थेल्मिया या रतौंधी की शिकायत होती है वो रात के समय या कम रोशनी में साफ नहीं देख पाते हैं। अब ये विटामिन हमें मिलेगा कहाँ से? ये विटामिन हमें मिलता है गाजर से, पपीते से और हरी पत्तेदार सब्जियों से। ये पौधों से मिलने वाले जो पौधे हैं, जो स्रोत हैं विटामिन ए का, वो हैं ये। इनमें जैसे गाजर हो गया, पपीता हो गया, जो पीले रंग का जो इसमें आपको कलर दिखाई दे रहा है पपीते के अंदर, वो असल में विटामिन ए नहीं है बल्कि बीटा कैरोटीन है, जो हमारे शरीर में जाकर विटामिन ए में बदल जाता है। इनके अलावा अंडे और डेयरी उत्पाद जैसे कि दूध, दही वगैरह, इनमें भी विटामिन ए पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है। इसमें बड़ी महत्वपूर्ण बात एक आपके समझने की है कि दुनिया में अंधेपन का जो सबसे बड़ा कारण है वो विटामिन ए की कमी है। विटामिन ए की कमी हो जाती है छोटे बच्चों में। जब विटामिन ए की कमी हो जाती है तो आँखों की जो कॉर्निया है वो डैमेज हो जाती है। आँखों की कॉर्निया को नुकसान पहुँचने से फिर वो बाद में उनमें अंधापन हो जाता है, अंधता हो जाती है। और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे बचा ना जा सके। मतलब आपको अगर अपनी डाइट में थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, पपीते, गाजर, हरी पत्तेदार सब्जियां शामिल करेंगे, तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी नहीं होगी, कमी नहीं होगी, और इतनी बड़ी एक समस्या से हम लोग बच सकते हैं। दूसरा विटामिन है विटामिन डी, जिसका वैज्ञानिक नाम है कैल्सीफेरॉल। इसको सनशाइन विटामिन भी कहते हैं, क्योंकि ये सामान्य ज्ञान की बात है, बहुत छोटी क्लासों से बच्चों को बताई जाती है कि धूप में आपकी त्वचा में ये विटामिन बनता है। कैल्सीफेरॉल हम इसको कह रहे हैं क्योंकि इसका बहुत महत्वपूर्ण काम है कैल्शियम को आपके शरीर में क्या करना है, उसका उसको नियंत्रित करना। तो जो आप खाना खाते हैं उससे कैल्शियम को एब्जॉर्ब करना, वो विटामिन डी का काम है। ये जो कैल्शियम आपके खाने से एब्जॉर्ब हुआ इसको हड्डियों में ले जा करके जमा करना, ये भी विटामिन डी का काम है। अब
इसकी कमी हो गई अगर तो क्या होगा? स्पष्ट है, खाने से आप कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, और जो कैल्शियम एब्जॉर्ब होगा भी वो हड्डियों में डिपॉजिट नहीं होगा, जमा नहीं होगा। अगर हड्डियों में कैल्शियम नहीं होगा तो क्या होगा? हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। जो कमजोर हड्डियां अगर ये बच्चों में होती हैं तो हम उसको कहते हैं रिकेट्स, अगर ये बड़ों में होती है तो हम उसको कहते हैं ऑस्टियोमलेशिया। हड्डियों में दर्द होता है, थकान होती है, ये विटामिन डी की कमी के लक्षण है। अब मिलता कहाँ से है विटामिन डी? एक तो आप लोगों को मालूम है कि सूर्य का प्रकाश है, आपकी त्वचा पर अगर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो विटामिन डी का सिंथेसिस होता है, संश्लेषण होता है, बनता है। ये त्वचा में बनता है, फिर लिवर में जाता है, और फिर किडनी में पहुंच करके अपने अंतिम रूप में आता है। और अगर आप इसको खाने से लेना चाहें तो अखरोट, अंडे, दूध, दही वगैरह में बहुत कम मात्रा में लेकिन विटामिन डी होता है, पर बहुत कम मात्रा में, कोई बहुत अधिक मात्रा में नहीं होता। इसका मुख्य स्रोत जो है वो सूरज की रोशनी ही है, सूरज की रोशनी में आपके त्वचा में ही बनेगा, वही इसका मुख्य स्रोत है। अब क्योंकि धूप में निकलना कम हो गया है तो लोगों में विटामिन डी की कमी भी बहुत आम हो गई है, और एक रिसर्च हुई थी उसमें दिल्ली में स्कूल के बच्चों में जांच की गई थी, तो तकरीबन 90% बच्चों में विटामिन डी की कमी निकली थी। तीसरा विटामिन है हमारा विटामिन ई, जिसका वैज्ञानिक नाम अल्फा टोकोफेरॉल है। इसका काम क्या है? इसका काम है एंटीऑक्सीडेंट, प्रतिऑक्सीकारक। हमारे शरीर में ऑक्सीजन हमारे जिंदा रहने के लिए बड़ी ज़रूरी है, ये आप जानते हैं। लेकिन ऑक्सीजन जब हमारे शरीर में जाती है तो उसमें कुछ हानिकारक बनते हैं रेडिकल्स, हम फ्री रेडिकल्स बोलते हैं उनको, जैसे सुपर ऑक्साइड हो गया, हाइड्रोक्सिल फ्री रेडिकल हो गया। ये हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, ये ऑक्सीडेंट्स हैं। इन ऑक्सीडेंट्स को नष्ट करना ज़रूरी है, और इन ऑक्सीडेंट से शरीर को बचाने का काम जो करते हैं वो एंटीऑक्सीडेंट या प्रतिऑक्सीकारक कहलाते हैं। ये सेल मेम्ब्रेन को बचाते हैं और आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है विटामिन ए। अब अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा? एक तो शरीर में नुकसान शुरू हो जाएगा ऑक्सीडेंट्स की वजह से, जिसकी वजह से समय से पहले बुढ़ापा आना शुरू हो जाता है, बाल सफ़ेद हो जाएंगे, त्वचा खराब हो जाएगी, प्री मैच्योर एजिंग इसका नतीजा होगा। और दूसरा, ये देखा गया है कि कम से कम एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स में जब हम पशुओं पर इसका परीक्षण करते हैं, विटामिन ई नहीं देते उनको, तो उनमें स्टेरिलिटी हो जाती है, बंध्यता हो जाती है, संतान उत्पन्न करने की क्षमता उनकी समाप्त हो जाती है। क्योंकि संतान को उत्पन्न करने के लिए हमें चाहिए जो सेल्स की जिनकी हमें ज़रूरत होती है, शुक्राणुओं की, उनको बनाने वाली जो मेम्ब्रेन है वो डैमेज हो जाती है, नष्ट खराब हो जाती है, और वो बन नहीं पाते हैं। अब ये मिलेगा कहाँ से हमें? बादाम से, सूरजमुखी के बीजों से, ये पौधों से विटामिन ई के अच्छे स्रोत हैं। दूध और मीट से भी विटामिन ई हमें मिल सकता है। विटामिन के, वैज्ञानिक नाम फिलोक्विनॉन, ये मिलता है पौधों से। फिलो शब्द जो है ये पौधों से मिलता है, इसको दिखा रहा है। काम इसका है ये ब्लड क्लॉटिंग में, खून का थक्का जमने में, अगर आपको चोट लग गया है जो खून निकल रहा है तो थक्का जमेगा, उसमें विटामिन के मददगार है। विटामिन के नहीं होगा तो क्या होगा? बहुत आसान है समझना, खून का थक्का मुश्किल से जमेगा। खून का थक्का मुश्किल से जमेगा तो छोटी मोटी चोट लगने पर भी आपको ब्लड का लॉस ज़्यादा होगा। मिलेगा कहाँ से ये? हरी पत्तेदार सब्जियों से मिलेगा, कुछ मात्रा में दूध से मिलता है। अब हरी पत्तेदार सब्जियां हमने विटामिन के में उसमें भी पढ़ा था, विटामिन ए भी मिलता है हमें हरी पत्तेदार सब्जियों से। और अब हम पढ़ रहे हैं कि विटामिन के भी हमें हरी पत्तेदार सब्जियों से मिलता है। हरी पत्तेदार सब्जियों को अपने खाने में शामिल करिए। पालक, बथुआ, मेथी, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है आपके स्वास्थ्य को बनाए रखने। फैट सॉल्युबल विटामिन के बाद अब हम लोग वाटर सॉल्युबल विटामिन की तरफ बढ़ रहे हैं। ये वो विटामिन है जो कि पानी में घुलनशील है। अगर इनकी हमारे शरीर में मात्रा ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा? ये पानी में घुलनशील है, यूरिन के रास्ते शरीर में से बाहर निकल जाएंगे। अब ये हैं कौन कौन से? हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि एक है इसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और दूसरा है विटामिन सी। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इसलिए हम उसे कहते हैं क्योंकि वो एक विटामिन नहीं है, बल्कि B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, इस तरह से कुल मिला के 8 अलग अलग विटामिन का समूह है, जिसे हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और जो नवा विटामिन है पानी में घुलनशील, वो है विटामिन सी या एस्कॉर्बिक एसिड। तो इस तरह से कुल मिला के 4 विटामिन थे जो हमने पहले पढ़े थे जो फैट सॉल्युबल थे, और अब हम 9 विटामिन पढ़ेंगे जो कि वाटर सॉल्युबल है।
सबसे पहले विटामिन B1, वैज्ञानिक नाम थियामीन, आपकी नर्व्स तंत्रिकाओं के काम करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहला बी विटामिन था जिसकी खोज की गई थी। अगर ये कम हो जाए तो जो बीमारी होती है उसे बेरी बेरी कहते हैं। बेरी बेरी में नर्व्स डैमेज हो जाती हैं, दर्द होता है, हाथ पैरों के टिप्स सुन्न पड़ने लग जाते हैं। ये मिलता कहाँ से है? होल ग्रेन। होल ग्रेन, होल ग्रेन का मतलब वो जैसे चावल है, चावल की भूसी हटा दी, जब भूसी हटा देते हैं हम चावल की तो वो विटामिन बी उस B1 उसमें निकल जाता है। इसी तरह से इसकी खोज भी की गई थी। तो होल ग्रेन, जो ब्राउन राइस, जो भूरा राइस है जिसमें से भूसी पूरी तरह से नहीं हटी, पॉलिश्ड नहीं है, उसके अंदर विटामिन B1 ज़्यादा मात्रा में मिलेगा बजाय कि पॉलिश्ड राइस के। दालें, यीस्ट, मांस, ये विटामिन B1 के अच्छे सोर्सेस हैं। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, ये ऊर्जा उत्पादन के लिए बहुत ज़रूरी है। आपके शरीर में ATP के रूप में ऊर्जा बनती है और विटामिन B2 या राइबोफ्लेविन के बिना उसे बनाना बहुत मुश्किल है। सामान्य दृष्टि और त्वचा की स्वास्थ्य के लिए भी ये बड़ा महत्वपूर्ण है। नहीं होगा तो क्या होगा? त्वचा का स्वास्थ्य खराब होगा, उसको हम कहते हैं डर्मेटाइटिस। मुंह में छाले पड़ जाएंगे और जो नर्व्स हैं उनको नुकसान होगा, डैमेज होंगी। सोर्स इसका अंडे, दूध, मांस, मशरूम और बादाम। विटामिन B3 नियासिन, नियासिन की ज़रूरत ऊर्जा उत्पादन के लिए और नर्वस सिस्टम और त्वचा को स्वस्थ रखने के लिए पड़ती है। कमी होने पर जो बीमारी है उसका नाम है पेलाग्रा। पेलाग्रा में जीभ सूज जाती है, त्वचा के ऊपर छाले पड़ जाते हैं और कई बार मस्तिष्क भी ठीक से काम नहीं करता। पेलाग्रा के मतलब इसके जो विटामिन B3 की कमी के जो लक्षण हैं उनको हम 4D से दिखाते हैं। डायरिया या दस्त, डर्मेटाइटिस यानी कि त्वचा का नुकसान, डिमेंशिया यानी कि मस्तिष्क में सोचने समझने की शक्ति में कमी, और अगर ये कमी चलती जाए लंबे समय तक तो मृत्यु भी हो सकती है, यानी कि डेथ हो सकती है। मिलता कहाँ से है B3? ये हमें मिलता है यीस्ट से, मछली से, मांस से, मशरूम से और सूरजमुखी के बीज से। इनमें विटामिन B3 की मात्रा ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही B3 के सोर्स हैं, ये बड़े अच्छे सोर्स हैं B3 के, वो बताए। विटामिन B5 या पेंटोथेनिक एसिड, इसका इस्तेमाल भी ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है। हमारे भोजन में आम तौर पर ये होती है, बहुत सारे खाने की चीज़ों में है, तो इसलिए हमारे शरीर में इसकी कमी बहुत ही रेयर है। लेकिन अगर कभी हो जाती है तो उसका नतीजा होता है थकान और मसल क्रैम्प, मांसपेशियां अचानक से संकुचित होने लगती हैं, मसल क्रैम्प, तकलीफ होती है। अच्छे स्रोत इसके कौन से हैं? दूध और अंडा, आलू, अनाज, मशरूम। क्योंकि हमारी डाइट में, भोजन में आलू और अनाज आमतौर पर होते हैं, इसलिए विटामिन B5 की कमी आमतौर पर, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, मनुष्यों में देखने को नहीं मिलती। विटामिन B6 या पायरिडॉक्सिन, इसका इस्तेमाल भी ऊर्जा उत्पादन के लिए है। इसके अलावा रेड ब्लड सेल या लाल रक्त कोशिकाओं को बनाने के लिए भी विटामिन B6 इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। कमी हो जाएगी तो क्या होगा? रेड ब्लड सेल नहीं बनेंगे। रेड ब्लड सेल जब नहीं बनते, उनकी कमी हो जाती है, तो उस स्थिति को हम कहते हैं अनीमिया। हिंदी में उसे कहते हैं अरक्तता, खून की कमी हो गई। इसके अलावा किडनी में स्टोन होने के संभावना भी बढ़ जाती है। मिलेगा कहाँ से विटामिन B6 या पायरिडॉक्सिन? फल और सब्जियों से, और इसके अलावा अनाज से। विटामिन B7 बायोटिन, ऊर्जा उत्पादन के लिए ज़रूरी है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल एक अमीनो एसिड बनाने के लिए भी किया जाता है जिसका नाम है ल्यूसिन। ल्यूसिन केराटिन नाम का जो प्रोटीन है उसको बनाने के लिए बहुत ज़रूरी अमीनो एसिड है, और केराटिन बालों में होता है। ये हमने पिछले वीडियो में इसके बारे में बात की थी। तो अब अगर विटामिन B7 नहीं होगा तो क्या होगा? बाल खराब हो जाएंगे, केराटिन नहीं बन पाएगा, बाल गिरने लगेंगे, झड़ने लगेंगे, कमज़ोर हो जाएंगे। और जो आपके नाखून है ये भी केराटिन के बने हुए हैं, तो नाखून भी कमज़ोर हो जाएंगे। ये विटामिन B7 या बायोटिन आपको मांस से, अंडों से, मूंगफली, सूरजमुखी के बीज, बादाम, ऐसी खाने की चीज़ों से आपको आसानी से मिल सकता है। अगला विटामिन है विटामिन B9 या फोलेट। फोलेट की ज़रूरत पड़ती है DNA बनाने के लिए और रेड ब्लड सेल बनाने के लिए। DNA की ज़रूरत आपको कब पड़ेगी? जब आपकी कोशिकाएं विभाजित हो रही हैं, डिवाइड कर रही हैं, आपकी ग्रोथ हो रही है, उस समय आपको फोलेट की ज़रूरत पड़ेगी। और सबसे ज़्यादा कोशिकाएं तेज़ी से डिवाइड करती हैं जब बच्चा अपनी माँ के गर्भ में होता है। वो बहुत तेज़ी से
उसके कोशिकाएं डिवाइड कर रही होती हैं, बच्चा बड़ा हो रहा होता है। तो जो बच्चा माँ के गर्भ में है उसके स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए फोलेट बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको फोलेट, अक्सर उसकी फोलेट की गोलियां दी जाती हैं कि इसकी कमी ना हो जाए, नहीं तो अजन्मे बच्चे पर उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। कमी होने पर डायरिया या दस्त, खून की कमी या अरक्तता, थकान और डिप्रेशन में भी आप जा सकते हैं, दिमाग ठीक से काम नहीं करता, बाल जल्दी सफ़ेद पड़ने लगते हैं और शरीर में जो वृद्धि है वो अच्छी नहीं होती। फोलेट की कमी को, जैसा कि मैंने पहले बताया, अलग से गोलियां देकर पूरा किया जाता है गर्भवती महिलाओं में, वरना मांस, अंडे, दूध, मूंगफली, सूरजमुखी के बीज और पालक, इनसे भी फोलेट या विटामिन बी 9 हमें कुछ हद तक मिलता है। विटामिन बी 12 या कोबालमीन, इसको साइनो कोबालमीन भी कहते हैं, इसमें कोबाल्ट नाम का एक मिनरल होता है। इसकी ज़रूरत डीएनए बनाने के लिए और रेड ब्लड सेल के मैच्यूरेशन के लिए, रेड ब्लड सेल बनाने के लिए नहीं, रेड ब्लड सेल को परिपक्व होने के लिए विटामिन बी 12 की ज़रूरत पड़ती है। अगर कमी हो जाएगी तो क्या होगा? कमी हो जाएगी तो रेड ब्लड सेल परिपक्व नहीं होंगे, उसकी वजह से अरक्तता हो जाती है, थकान होगी, खून की कमी है। थकान तो कोई हैरानी की बात ही नहीं है कि थकान हो रही है, क्योंकि खून नहीं है, खून नहीं है तो ऑक्सीजन आपकी कोशिकाओं तक नहीं पहुंच रही, स्पष्ट है कि आपको थकान होगी। अवसाद हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है और सर में दर्द रहता है। इसकी कमी को मीट, अंडे, दूध से थोड़ा पूरा किया जा सकता है। इसके अलावा खमीर उठे हुए जो खाद्य पदार्थ हैं उनमें विटामिन बी 12 अधिक मात्रा में। हमारा आखिरी पानी में घुलनशील विटामिन है विटामिन सी, जिसे एस्कॉर्बिक एसिड इसका वैज्ञानिक नाम है। विटामिन ई की तरह ये भी एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, प्रतिऑक्सीकारक का काम करता है। ध्यान दीजिए, विटामिन ई वसा में घुलनशील था, विटामिन सी पानी में घुलनशील है, और दोनों प्रतिऑक्सीकारक का काम कर रहे हैं, आपके शरीर को नुकसान होने से बचा रहे हैं। आपके शरीर में जहाँ पे चोट लग रही है, कोई इंजरी हो रही है, शरीर के अंदर कोशिकाओं को नुकसान पहुंच रहा है, उस कोशिकाओं के नुकसान की पूर्ति के लिए विटामिन सी बड़ा ज़रूरी है। हमारे शरीर में कोलेजन नाम का प्रोटीन है, उसको बनाने के लिए भी विटामिन सी बहुत ज़रूरी है। कमी हो जाएगी तो क्या होगा? कोलेजन नहीं बनेगा। कोलेजन नहीं बनेगा तो उसका नतीजा ये होता है, मसूड़े ढीले हो जाते हैं, मसूड़ों से खून आने लगता है, चोट जल्दी ठीक नहीं होती, मुश्किल से चोट ठीक होती है। इस बीमारी को हम कहते हैं स्कर्वी। जब मसूड़े कमज़ोर हो गए, मसूड़ों में से खून निकल रहा है, मसूड़े ढीले हो गए, तो दांत हिलने लगते हैं, गिर जाते हैं। अगर इस स्थिति को ठीक ना किया जाए तो अंततः डेथ हो सकती है, मृत्यु हो सकती है, जान जा सकती है। ये मिलता है हमें आंवले से, संतरा, नींबू जैसे जो फल हैं जिन्हें हम सिट्रस फ्रूट कहते हैं उनसे। इसके अलावा अमरूद में, पपीते में, इनमें भी विटामिन सी पाया जाता है। अब तक हमने जितना पढ़ा उस पर अगर हम एक सरसरी नज़र डालें तो हम एक बात समझ सकते हैं कि जो विटामिन है ये हमें कहाँ मिलेंगे। ये विटामिन हमें, अगर हम पशुओं से मिलने वाले भोजन की बात करें, तो मांस, अंडे में और दूध में हमें बहुत सारे विटामिन मिल जाते हैं। मांस में लगभग सारे मिल रहे हैं हमें, दूध में कुछ एक ऐसे हैं जो कि दूध उनका अच्छा स्रोत नहीं है, और इसके अलावा बहुत से विटामिन हमें मिलते हैं फल और सब्जियों में। तो हमें अपने भोजन में फल और सब्जियों की मात्रा को बढ़ाना चाहिए, जिससे कि हमें विटामिन की कमी ना हो। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, हमारे इस कोर्स का उद्देश्य है, इस जैसा अगर आप स्वस्थ खाएंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। अच्छा खाइए, स्वस्थ बने रहिए। और इस प्रेजेंटेशन में जो मटेरियल, इस वीडियो में जो आपने देखा है, वो केदारनाथ रामनाथ पब्लिकेशन की एक किताब है, फूड एंड न्यूट्रिशन, वहाँ से लिया गया है। उसके लिए हम उन्हें धन्यवाद देते हैं। अगला वीडियो हम लोग मिनरल न्यूट्रिएंट्स के बारे में बनाएंगे, उसको देखिए और मिनरल न्यूट्रिएंट्स के बारे में जानिए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।